पाठ 3। जेल में मेरे मित्र। मैं देहरादून जेल की उस कोठरी में लगभग 14.5 महीने रहा। मुझे लगने लगा कि जैसे यह मेरा ही घर हो। मैं उसके कोने कोने से परिचित हो गया। सफेद दीवारों, छत और कीड़ों द्वारा खाई हुई कड़ियों पर पड़ी हुई प्रत्येक रेखा और बिंदु को मैं पहचानने लगा था। जेल में दूसरे कार्यों से फुर्सत होने के कारण हम प्रकृति के अधिक निकट होते चले गए। अपने सामने आने जाने वाले जानवरों और कीड़ों को हम बड़े ध्यान से देखते थे। मैंने अनुभव किया कि मेरी यह शिकायत उचित न थी कि मेरा आंगन सूना और उजड़ा हुआ है। मैंने पाया कि वह तो जीवों से भरा हुआ था। ये सब रेंगने, फिसलकर चलने और उड़ने वाले कीड़े मकोड़े मेरे दैनिक जीवन में बिना किसी प्रकार की छेड़छाड़ किए हुए रह रहे थे। ऐसा कोई कारण न था कि मैं उनसे किसी प्रकार की छेड़छाड़ करता। हाँ, खटमलों, मच्छरों और मक्खियों से मुझे निरंतर युद्ध करना पड़ता था। जहाँ पर वृक्ष थे, वहाँ गिलहरियों के झुंड मजे से घूमते रहते। गिलहरियां बिल्कुल न डरती और साहसपूर्वक हमारे पास आ जाती थीं। वे इधर से उधर भागती, मानो एक दूसरे से आगे बढ़ने का खेल खेल रही हों। मुझे उनकी अटखेलियां देखने में बड़ा आनंद आता। लखनऊ जेल की बात है। मैं घंटों बिना हिले डुले बैठा पढ़ता लिखता रहता। एक गिलहरी मेरे पैरों पर चढ़कर गोद में आ बैठती थी और मेरे मुंह की ओर देखने लगती थी। वह मेरी आंखों की ओर गौर से देखती थी और अनुभव करती थी कि मैं वृक्ष नहीं हूँ। वह मुझे क्या समझती रही, मैं नहीं बता सकता। मैं जरा सा हिलता कि वह भयभीत होकर भाग खड़ी होती। कभी कभी गिलहरियों के छोटे बच्चे पेड़ों से नीचे गिर जाते थे। उनकी माताएं उनके पीछे दौड़ी हुई आती और उन्हें गेंद की तरह अपने मुंह में दबाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाती थी। कभी कभी बच्चे खो भी जाया करते थे। हमारे एक साथी ने इस प्रकार गिलहरियों के खोए हुए 3 बच्चों को पाल रखा था। एक दिन मैंने कुछ शोर सुना। हाय, ये गिलहरी के नन्हे नन्हे बच्चे कहीं मर ही न जाएं। मैं उधर गया तो देखा कुछ कैदी खड़े अरे अरे हाय हाय कर रहे थे। मैंने उन बच्चों को देखा तो निश्चिंत हो गया। वे जीवित थे। मैंने कहा, तुम सब इन बच्चों को घेरे खड़े हो। इनकी माँ इन्हें लेने कैसे आ सकती है? चलो हम बरामदे में बैठकर देखते हैं। मैंने कैदियों को बताया कि मैं रोज इन गिलहरियों को देखता हूँ। कई बार इनके बच्चे वृक्ष की टहनी से नीचे गिर जाते हैं। इनकी माताएं फुर्ती से नीचे आती हैं, बड़े ध्यान से इन्हें गेंद की तरह गोल गोल कर मुंह में दबा लेती हैं और फिर पेड़ पर ले जाती हैं। संध्या का समय था। धीरे धीरे रात होने लगी, परंतु माँ गिलहरी न आई। मैं चिंतित हो उठा। कुछ तो करना होगा। कैदी उन बच्चों को उठाकर मेरी कोठरी में ले आए। पांडे जी आते ही बोले, ये बच्चे तो बहुत ही छोटे हैं, ना तो ये पत्ते चबा सकते हैं और ना ही इन्हें रोटी का चूरा कर खिलाया जा सकता है। कैसे जीवित रखा जाएगा इन्हें? दूसरे ने सुझाव दिया कि इन्हें बोतल से दूध पिलाया जाए। पर कैसे? जेल में बोतल कहाँ? फिर वे इतने छोटे थे कि बोतल से तो दूध पी न सकते थे। उनका पालन पोषण करना कठिन समस्या बन गई थी। सब सोच में पड़े थे कि मेरी दृष्टि पेन में स्याही भरने वाली नली पर पड़ी। मैंने नली को उठाया और सबको दिखाते हुए कहा, इसे बनाते हैं बोतल। फिर शुरू हुआ नली से दूध पिलाने का प्रयास। पर नली से दूध की बूंद कभी बच्चों की नाक पर गिरती और कभी जमीन पर। कभी बच्चे मुंह ही न खोल पाते और कभी हम नली को स्थिर न रख पाते। सब परेशान थे कि जल्दी ही दूध न पिलाया गया तो ये बेचारे मर जाएंगे। जेलर राम प्रसाद जी भी यह सब देख रहे थे। उनके मन में कोई विचार कौंधा और वे भागते हुए वहां से चले गए। क्षण भर में हाथ में रुई लिए आए। नली में दूध डाला, उस पर रुई लपेटी। रुई दूध से गीली हो गई और गिलहरी का नन्हा बच्चा रुई चूसने लगा। चूस चूस कर बच्चे ने नली का पूरा दूध पी लिया। इसी तरह बाकी दोनों बच्चों को भी दूध पिलाया गया। हम सब इतने प्रसन्न थे मानो विश्व जीत लिया हो। अब ये तीनों बच्चे हमारे जेल परिवार के चहेते सदस्य थे। अल्मोड़ा की जेल को छोड़कर जितनी जेलों में मैं गया, वे सब कबूतरों से भरी रहती थी। जेलों में हजारों कबूतर रहते थे और शाम को आकाश उनसे ढक सा जाता था। कहीं कहीं मैना भी रहती थी। देहरादून जेल की मेरी कोठरी में मैना के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। मैं उन दोनों को खिलाया पिलाया करता था।
वे इतने पालतू हो गए थे कि यदि सुबह या शाम उन्हें खाना मिलने में जरा सी देर हो जाती तो वे चुपचाप मेरे पास बैठ जाते और जोर से चिल्लाकर अपना भोजन मांगने लगते थे। उनकी क्रियाएं और चिल्लाहट सुनकर बड़ा आनंद आता। नैनी जेल में हजारों तोते थे। एक बहुत बड़ी संख्या मेरी बैरक की दीवारों पर रहा करती थी। उनकी प्रेममय बातचीत देखने वाली होती थी। उनकी नोक झोंक सुनने का आनंद तो अनोखा ही था। देहरादून में सैकड़ों प्रकार की चिड़ियां थीं। वे गाती, चहचहाती, मधुर ध्वनि करती थीं। इनमें सर्वश्रेष्ठ कोयल की पुकार रहती थी। उसकी कुहू कुहू सुन हम आनंदित हो उठते और भूल जाते कि जेल में हैं। बरेली जेल में बंदरों का एक दल बसा हुआ था और उनकी किस्में देखने योग्य थीं। एक घटना ने मुझ पर बड़ा प्रभाव डाला। एक बंदर का बच्चा हमारी बैरक में आ गया और लौटकर फिर दीवार पर न चढ़ सका। वार्डनों और कैदियों ने उसे पकड़ लिया और एक रस्सी से बांध दिया। ऊंची दीवार के ऊपर से उस बच्चे के माँ बाप ने यह देखा। उनका क्रोध बढ़ने लगा। एकाएक उनमें से एक बहुत बड़ा और मोटा बंदर खीं खीं करता नीचे कूदा। उसने भीड़ पर सीधा आक्रमण किया। यह बहुत ही बहादुरी का काम था क्योंकि वार्डन और कैदी हाथों में बड़े बड़े डंडे घुमा रहे थे। साहस की विजय हुई। मनुष्यों की भीड़ डरी और अपने डंडे छोड़ भाग खड़ी हुई। बड़ा बंदर बच्चे को छुड़ाकर शान के साथ ले गया। प्रायः हमारी भेंट ऐसे जानवरों से भी हो जाया करती थी जिनका हम स्वागत न कर सकते थे। कोठरियों में अक्सर बिच्छू घूमा करते थे। कभी वे मेरे बिस्तर पर मिलते या उस किताब में मिलते थे जिसे मैं अचानक उठा लिया करता था। पर आश्चर्य की बात है कि उन्होंने कभी मुझे डंक नहीं मारा। एक बार मैंने एक जहरीले बिच्छू को एक डोरे में बांधकर दीवार पर लटका दिया। थोड़ी ही देर बाद वह वहां से भाग खड़ा हुआ। इस स्वतंत्र बिच्छू से दोबारा मिलने की मेरी इच्छा न थी। अतएव मैंने अपनी कोठरी के कोने कोने में उसकी तलाश की, किंतु वह तो गायब हो चुका था। मेरी कोठरी में और उसके आसपास 3-4 सांप भी पाए गए। एक सांप के मिलने की खबर तो समाचार पत्रों में भी छप गई थी। इस प्रकार की घटनाओं का मैं स्वागत किया करता था क्योंकि जेल का जीवन प्रतिदिन एक सा रहता है और जो घटना इस एक से जीवन की समरसता को भंग करती है उसका स्वागत किया जाता है। मैं सांपों का स्वागत नहीं करता किंतु उनसे डरता भी नहीं हूँ जैसे अन्य लोग डरते हैं। यद्यपि मैं उसके काटे जाने से डरता हूँ और सांप को देखता हूँ तो उससे अपनी रक्षा भी करता हूँ, लेकिन मेरे हृदय में किसी प्रकार की घबराहट या भय पैदा नहीं होता। जीवों और कीड़े मकोड़ों से मेरी भेंट जितनी जेल के अंदर हुई उतनी जेल के बाहर नहीं हुई। वे मुझे अपने मित्रों जैसे ही लगे थे क्योंकि वे मेरे अकेलेपन के संगी